हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बीसीएस क्रक्स। तो जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान। लास्ट क्लास में हम पार्ट 18 कर रहे थे, जिसमें कि हमने राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 कवर कर लिया था। आज हम करेंगे आर्टिकल 356 तक, यानी कि 353 से लेकर 360 तक। ठीक है, तो 356 और 360 को अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि वो वित्तीय आपातकाल 360 बात करता है, जबकि राष्ट्रपति शासन के बारे में आर्टिकल 356 बात करता है। ठीक है, तो इसकी सारी क्लास में जानेंगे। तो क्योंकि हमने लास्ट क्लास में आर्टिकल 352 कर लिया था अच्छे से, अगर क्विक रिवीजन की बात करें तो वो जरा कर लेते हैं एक बार। तो जो पार्ट 18 है उसमें 352 से 360 आर्टिकल आते हैं। आपातकालीन प्रावधान है इसमें शामिल, राष्ट्र, राज्य और वित्तीय स्थितियों का उल्लेख करता है। केंद्र सरकार को असाधारण शक्तियां मिल जाती है। आर्टिकल 352, अगर युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होगा, इसका खतरा होगा, तभी राष्ट्रपति को लगेगा कि भाई गंभीर आपातकाल मौजूद है, और वो भी तब वो डिक्लेयर कर सकते हैं जब मंत्रिमंडल का लिखित अनुरोध होगा। ठीक है, तो भारत या भारत के किसी भी हिस्से की सुरक्षा के लिए ये लगाया जा सकता है, और मंत्रिमंडल की लिखित अनुरोध के बाद ही लगाया जा सकता है। उसके बाद उद्घोषणा के बाद संसद के दोनों सदनों के द्वारा कम से कम 30 दिनों के भीतर, ठीक है, 30 दिनों से अधिक नहीं, 30 दिनों के अंदर ही स्वीकृति लेना अनिवार्य हो जाएगा, अन्यथा अप्रभावी हो जाएगा। और ये जो स्वीकृति है उसमें जो सदन है उसकी जो कुल संख्या, उसका बहुमत, और जो उपस्थित सदस्य जन है उसका 2/3 बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ठीक है, अगर लोकसभा भंग हो गई है, ऐसी स्थिति में राज्यसभा के समक्ष रखी जाएगी ये पेशकश। और जो पेशकश राज्यसभा अगर पारित कर देते हैं, तो जो नई लोकसभा आएगी या जो बनेगी, 30 दिन के भीतर वहां से भी अनुमोदन आवश्यक हो जाता है। उसके बाद जो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जो चेंजेस हुए इस एरिया के, वो ये है कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। मंत्रिमंडल की लिखित शिकायत भी यहीं से इनिशिएट हुई। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं हुआ, ये भी यहीं से इनिशिएट हुआ। और संसद के दोनों सदनों से 30 दिनों के भीतर स्वीकृति मिलनी चाहिए। यहाँ पर 30 दिन मेंशन हुआ 44वें संविधान संशोधन से, जबकि पहले जितने भी इमरजेंसीज है उसमें 2 महीने के अंदर संसद से स्वीकृति देने का प्रावधान था। ठीक है, तो चाहे वित्तीय या राष्ट्रपति शासन की बात करो, उनमें 2 महीने अभी भी है सेम। यहाँ पर भी 2 महीने थे पहले, लेकिन ये चेंज आ गया 44वें संविधान संशोधन के बाद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी तक आपातकाल की घोषणाएं 3 बार हुई है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक चला, जो कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके कार्यकाल में शुरू हुआ था, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। ठीक है, दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 से 17 दिसंबर 1971 के बीच, और पीएम थी इंदिरा गांधी। और तीसरी बार 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977, ये राष्ट्रीय इमरजेंसी थी, यानी कि आंतरिक अशांति के कारण। जो लास्ट वाली थी, जो पहली जो दोनों थी, ये भी राष्ट्रीय इमरजेंसी थी, लेकिन ये युद्ध और बाहरी आक्रमण के द्वारा डिक्लेयर्ड इमरजेंसीज थी। ठीक है, अच्छा, जो तीसरी बार जो इमरजेंसी लगी आंतरिक अशांति के नाम पर, बेसिकली ये बात या ये इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने अपने पर्सनल रीजन से लगाई थी, क्योंकि उन्हें 1971 के आम चुनाव में जो रायबरेली से उनकी सीट हुई थी, या उनका जो चुनाव हुआ था, उसको रद्द कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और उन्होंने अपनी सीट खाली करने के लिए बोला था उनको। तो वैधता को चुनौती थे उनकी इलेक्शन को, तो इससे डर कर उन्होंने इस तरह का कदम उठाया था। ठीक है, उसके बाद आता है मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आर्टिकल 352 का। तो आर्टिकल 352 का जो प्रभाव पड़ता है वो इस तरह से पड़ता है कि अनुच्छेद 358 और 359 जो है, वो ऑटोमेटिकली, जो राष्ट्रपति है, 358 तो ऑटोमेटिकली राष्ट्रीय आपातकाल जिस तरह से एकदम से लागू हो जाता है, तुरंत प्रभाव में आ जाता है आर्टिकल 358, जिसके अंतर्गत जो आर्टिकल 19 है उसके अंदर शामिल जो 6 स्वतंत्रताएं हैं, वो ऑटोमेटिकली निलंबित हो जाती हैं। ठीक है, जबकि आर्टिकल 359 जो है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से जो बाकी के मौलिक अधिकार हैं उनको छांट कर, या जो भी जरूरी होते हैं उन्हीं को निलंबित करते हैं, सभी को नहीं करते हैं। हो सकता है कई बार सभी को भी करना पड़ जाए, तो ये विवेक पर या जो जरूरत है उसके हिसाब से प्रेसिडेंट निलंबित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 20 और 21, वो चाहे इमरजेंसी किसी भी टाइप की हो, वो निलंबित नहीं होंगे। ठीक है, आज बात कर लेते हैं। आज की क्लास आर्टिकल 353 से 360 के बीच की रहेगी। तो आज बात कर लेते हैं आर्टिकल 353 की सबसे पहले। ठीक है, तो आर्टिकल 353 बात करता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के प्रभाव से संबंधित है ये। ठीक है, घोषणा से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 353 घोषणा से संबंधित है। केंद्र का राज्य को निर्देश, कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में, यानी कि केंद्र सरकार राज्य को निर्देश देगी कि भाई आप जो है, जो कार्यकारी आपकी जो शक्तियां है, उसको किस तरह से आप उसमें डील करेंगे। ठीक है, आपके ऊपर हमारा क्या कंट्रोल रहेगा, ये सारी जो नियम है वो, या जो ये करना चाहते हैं, जिस तरह से केंद्र राज्य पर नियंत्रण रखना चाहती है, उससे संदर्भित जो बातें हैं,
वो इसी आर्टिकल के थ्रू कर सकता है केंद्र, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संदर्भित है आर्टिकल 353। देखिए, वैसे तो इस भाग में आर्टिकल 352, 356 और 360 ही आपने पढ़ा होगा, ठीक है? किसी ने ज़्यादा किया तो 356 के साथ 365 पढ़ लिया होगा, ठीक है? लेकिन इसके अलावा भी ये जितने आर्टिकल्स हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप अच्छे से संविधान को समझना चाहते हो और सब्जेक्टिव पार्ट को मजबूत करना चाहते हो, तो आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। या आप इंडियन पॉलिटी आपका कोई भी सब्जेक्ट है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट उसमें इंडियन पॉलिटी का कोई भी पार्ट आप उसके अंदर डाल रहे हो, तो आपको ज़रूरत हो जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप अच्छे से समझें, ठीक है? और जब इमरजेंसी का पार्ट करोगे तो आर्टिकल सारे नहीं करोगे तो आपका अधूरापन या आपके मन में क्वेश्चंस प्रस्फुटित होते रहेंगे और आपको उनके आंसर्स नहीं मिलेंगे अगर आपने इसको थोरोली नहीं पढ़ा तो, ठीक है? अब थोरोली में ये भी नहीं है कि आप पूरी बुक को कई-कई दिन अगर भाई थोरोली पढ़ना है तो फिर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करो, है ना? तो वहाँ पर आपको बल्कि आप फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनर्स करना पड़ेगा पॉलिटिकल साइंस में, है ना? तो वहाँ पे बहुत ही डीप स्टडी आपको करा दी जाएगी। तो वो भी नहीं करना है और आपको छोड़ना भी नहीं है। तो इसके लिए पीसीएस क्रक्स की क्लासेस लीजिए, उसमें बिल्कुल टू द पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में आर्टिकल 353 बात करता है। केंद्र जो है राज्यों को निर्देश देता है कि उसकी कार्यकारी शक्तियाँ क्या रहेंगी। संसद की शक्ति को बेसिकली ये डिफाइन करता है यहाँ पर कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है संघ या संसद, ठीक है? फिर बात आती है आर्टिकल 354 की। आर्टिकल 354 अच्छा एक बात और ध्यान रखना, मैं वैसे एक बार बता भी चुकी हूँ शायद, जो पार्ट है ना, जो पार्ट है, जैसे अभी पार्ट है 18, ठीक है? पार्ट 18 से रिलेटेड शक्ति है यहाँ पे, ठीक है? आपको ध्यान रखना है कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, ये आर्टिकल 353 में, ठीक है? इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा जब हम बात कर रहे थे भाग संघ की, है ना? भाग 5 की। तो उसमें भी जब हम आर्टिकल पढ़ रहे थे 249, 250, 251, 52, 53 उसमें भी राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति थी। बेसिकली वहाँ पर भी थी, तो अब इसमें अम, भाई डबलिंग क्यों हो रही है? क्योंकि वो संदर्भ अलग था। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे संदर्भ क्या है कि इमरजेंसी लगने की स्थिति में क्या-क्या शक्तियाँ मिलेगी, किस आर्टिकल के थ्रू मिलेगी इमरजेंसी के टाइम में। तो इमरजेंसी के पार्ट से मिलेगी उसको, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है इमरजेंसी से रिलेटेड जब शक्ति जो है वो डाइवर्ट होगी केंद्र के पास राज्य की, तो किसके थ्रू होगी? आर्टिकल 353 के थ्रू होगी, ठीक है? आपको ध्यान रखना है, ये छोटे-छोटे माइनर या माइन्यूट जो बातें हैं, ये आप ध्यान नहीं रखोगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है? तो जो नए बच्चे हैं वो स्पेशली वो सोचेंगे यार डबलिंग हो रही है, वहाँ भी यही बात थी, यहाँ भी यही बात थी। भाई संदर्भ भी तो अलग हो गया ना। अब है आर्टिकल 354। आर्टिकल 354 में राष्ट्रीय आपातकाल में जो प्रेज़िडेंट है, वो केंद्र व राज्यों के बीच जो राजस्व यानी कि जो रेवेन्यू की बात है, यानी कि जो पैसे की बात है, ठीक है? उसके वितरण से संबंधित कुछ प्रावधान होंगे जो पहले से चल रहे हैं, उनमें संशोधन करने का अधिकार रखता है, ठीक है? कौन? प्रेज़िडेंट, ठीक है? प्रेज़िडेंट मतलब संघ, ठीक है? ये ध्यान रखना है यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार है। ठीक है, तो केंद्र सरकार को एक तरह से ये शक्ति मिल जाती है कि राज्य और केंद्र के बीच जो राजस्व का वितरण है, जो पहले से जो हम वित्तीय जो हमारा पार्ट था भाग 12 आपको याद होगा वित्तीय संबंध, तो उसमें अलग-अलग उनका क्षेत्र दिया हुआ है कि किस वित्त पर राज्य का अधिकार होगा, किस वित्त पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा। तो अगर इमरजेंसी लग जाती है, तो वो जो बँटवारा हुआ था पैसे का या राजस्व का, उससे संबंधित कुछ प्रावधान जो है उसमें चेंजेज़ करने का जो अधिकार है, वो प्रेज़िडेंट को मिल जाता है आर्टिकल 354 से। तो आपको ध्यान रखना वित्त से संबंधित जो चेंज होगा या वितरण से संबंधित जो चेंज होगा वो आर्टिकल 354 में है, ठीक है? घोषणा से संबंधित जिसमें कि संसद को सारी शक्ति मिल जाएगी, राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की आर्टिकल 353 और व्यय से संबंधित या राजस्व के वितरण से संबंधित संशोधन करने की जो शक्ति है, वो प्रेज़िडेंट को मिल जाएगी वो 354 में है, ठीक है? उसके बाद आर्टिकल 355 तो आप देखिए ना 353 और 54 कितना क्रूशियल आर्टिकल है। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो आप बहुत सारी चीज़ मिस कर दोगे, समझ नहीं पाओगे। फिर तो बस आपको ये लगेगा कि भई इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें 352 पढ़ लिया, 56 पढ़ लिया और 60 पढ़ लिया। तो जब क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज़ आते हैं तो फिर आपको कन्फ्यूज़ करते हैं कि भई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो था ही नहीं कहीं पर, जबकि ये मेंशन था। क्योंकि आपने पढ़ा नहीं वो आर्टिकल तो आपको लग रहा है कि वो वहाँ पर नहीं था। है ना? चलिए, अब करते हैं बात आर्टिकल 355 की। तो 355 में संघ का कर्तव्य है कि वह राज्य को बाहरी आक्रमण से बचाए, आंतरिक अशांति से बचाए और देश और राज्य संविधान के अनुसार चले, ये कर्तव्य किसका है? संघ का। इसीलिए संघ सरकार को इतनी सारी शक्ति आपातकाल में मिल जाती है क्योंकि वो कर्तव्य संघ का है उसको सुरक्षित रखने का और भाई सुरक्षित रखना है तो उसके ऊपर कंट्रोल भी करने का अधिकार मिलेगा उसको, ठीक है? तो एक तरह से संघीय हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है, अगर इसके नेगेटिव वो देखें तो एस्पेक्ट,
ठीक है? तो संघीय हस्तक्षेप, अब देखिए लेकिन हस्तक्षेप जो है वो पॉज़िटिव भी तो हो सकता है ना भई, कोई आपका जो हमारा कोस्टल एरिया वहाँ से कोई भी एंट्री कर सकता है, वहाँ पे बहुत सारे राज्य, वो अपने आप को सुरक्षित कैसे रखेंगे? तो संघ का कर्तव्य बन जाता है ना, क्योंकि संघ का मतलब है यूनिट है हमारी एक ही, है ना? हमारा जो देश है एक यूनिट है, सबको एक साथ आके काम करना है। लेकिन हो सकता है जो राज्य है वो सक्षम ना हो, या राज्य हो सकता है अगेंस्ट जाए संघ के, तो ऐसी स्थिति में जो कंट्रोल है और एक तरह से समन्वय बना रहे और एक तरह से बिहेव करे, है ना? एकता बनी रहे। एकता भी और समन्वय के साथ-साथ एकरूपता आए। जो आदेश पारित किए जाए उसमें एकरूपता के लिए ज़रूरी है किसी एक के हाथ में कंट्रोल होना। अगर सबके हाथ में कंट्रोल होगा तो क्या होगा कि पता ही नहीं चलेगा किस दिशा में क्या चीज़ जा रही है ना? जैसे घर है, घर में एक ही मुखिया होता है ना, उन मुखिया भाई डिसाइड करेंगे लेकिन सबसे पूछ के करेंगे, ठीक है? लेकिन जो डिसीज़न है वो तो एक ही सीट से जाएगा ना। अगर सब अपना-अपना डिसीज़न करने लगे तो पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है घर में। जैसे कि मान लो मुखिया ही डिसाइड करे कि घर में खाना क्या बनना है। अब बच्चों से पूछा, बड़ों से पूछा, फिर डिसाइड किसने किया? मुखिया ने किया कि भई ये चलो आज खाना बनता है। अगर किसी को एडवाइस या मुखिया ने डायरेक्शन ही नहीं दी है, तो सब अपना-अपना खाना बनाने लगेंगे, वेस्ट हो जाएगा वो खाना, है ना? और जो व्यय है वो भी होगा अतिरिक्त। इसके अलावा सब में एकता नहीं आएगी, कोई कभी किसी टाइम मैच पे बैठा है, कोई नहीं बैठा ब्रेकफास्ट पे या लंच टाइम में या डिनर टाइम में, कोई अपने रूम में लेकर जा रहा है, कोई यानी कि एकता नहीं रहेगी ना, सब अपनी मनमानी कर रहे होंगे। तो इसी तरह से जो हमारा देश है वो भी एक यूनिट है, तो अपनी मनमानी करेंगे, तो इसीलिए आपातकाल की स्थिति क्योंकि ये एक सुरक्षा से रिलेटेड मामला हो जाता है, देश से रिलेटेड, देश की संप्रभुता से रिलेटेड मामला हो जाता है, तो इसलिए सारी जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार को देता है हमारा संविधान, ठीक है? अनुच्छेद 356 लगाने का संवैधानिक अधिकार भी आर्टिकल 355 से ही मिलता है। ठीक है? दोनों चीज़ें देखनी है, क्योंकि सुरक्षा करनी है, बाहरी आक्रमण से भी और राज्य में जो आंतरिक अशांति फैली हुई है, उससे बचाने का जो कर्तव्य है, वो भी संघ का है। इसलिए दोनों तरह की शक्तियाँ मिली है कि हस्तक्षेप कर सकता है राज्यों के बीच में संघ और आर्टिकल 356 भी लगा सकता है, यानी कि अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता का ज़िक्र आ जाता है प्रेज़िडेंट के सामने, तो वो सक्षम है आर्टिकल 355 के थ्रू कि वो आर्टिकल 356 वहाँ पर संवैधानिक तंत्र की विफलता के नाम पर लगा सकते हैं। यानी कि जो राज्य है वो सक्षम नहीं है अपनी विधानसभा या अपने मंत्रिमंडल के थ्रू राज्य को चलाने में, ठीक है? या केंद्र का जो एक तरह का जो निर्देश है उसका सही से पालन नहीं कर रहा है, तो भी ये लग सकती है आर्टिकल 356, ठीक है? अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 356 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब कब लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। देखिए, ये राष्ट्रपति शासन के नाम से यानी कि प्रेसिडेंट रूल के नाम से जाना जाता है आर्टिकल 356। प्रेसिडेंट को क्योंकि अधिकार है ये लगाने का, इसीलिए प्रेसिडेंट के हाथ में सीधा-सीधा आ जाता है इसका प्रशासन, इसलिए राष्ट्रपति शासन कहा जाता है इसको, ठीक है? राज्य का जो चीफ मिनिस्टर है और जो मंत्रिमंडल है उसको भंग करने का अधिकार और प्रशासन को सीधे संसद के अधीन करने का अधिकार प्रेसिडेंट को मिल जाता है आर्टिकल 356 से डायरेक्ट। गवर्नर की जो रिपोर्ट है उसको आधार बनाकर भी या इसके बिना भी प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। भई ऐसे सीधे भी लगा सकते हैं और अगर गवर्नर ने रिपोर्ट दी है कि यहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है या सही से जो राज्य सरकार है वो राज्य को अच्छे से शासन नहीं कर पा रही है, तो भी प्रेसिडेंट है वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, ठीक है? संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीनों के भीतर अनुमोदन आवश्यक है। देखिए मैंने बताया था आपको कि आर्टिकल 352 हो, 356 हो या आर्टिकल 360 हो, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल हो या राष्ट्रपति शासन हो या वित्तीय आपातकाल हो। तीनों स्थितियों में संसद से जो अनुमोदन था पहले 2-2 महीने का था। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ वहाँ से ये 1 महीने का हो गया। ठीक है? आपको ध्यान रखना है, वहाँ से 1 महीने का हो गया 352 में। लेकिन ये जो बाकी के अभी भी इन दोनों में 2-2 महीने ही है कि 2 महीने के भीतर संसद से अनुमोदन आवश्यक हो जाता है, ठीक है? प्रत्येक 6 महीने में ये अनुमोदन आवश्यक हो जाते हैं। ये हर 6 महीने के बाद संसद के समक्ष प्रस्ताव होगा कि भई आगे हमने लगाना है, केंद्र सरकार ये प्रस्तावित करती है सदन के सामने, अगर वहाँ से अप्रूव हो जाता है तो फिर बढ़ाया जा सकता है हर 6-6 महीने। लेकिन अधिकतम अवधि जो है वो 3 साल यानी कि किसी भी राज्य सरकार को जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति शासन के थ्रू 3 साल तक प्रशासित कर सकते हैं। अदरवाइज़ 2 और सिचुएशंस होती है कि इसको और बढ़ाया जा सकता है अगर जो चुनाव आयोग है वो ये कह दे कि भई वहाँ पर अभी अ एक तरह से वो एबल नहीं है या वहाँ ऐसी जो संतोषजनक परिस्थितियाँ नहीं है कि वहाँ पर चुनाव कराए जा सके। तो या राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो ऐसी स्थिति में। तो ये दोनों स्थितियाँ अगर अभी भी वहाँ पर चल रही है तो प्रेसिडेंट रूल को और बढ़ाए जा सकते हैं। अन्यथा 3 साल मैक्सिमम अवधि है। ठीक है? अब उसको रद्द कौन करेगा? प्रेसिडेंट किसी भी समय कर सकते हैं राष्ट्रपति शासन को रद्द बिना संसद के अनुमोदन के भी। यानी कि एक तरह से राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्तियाँ यहाँ पर है। अनुच्छेद 365
अनुच्छेद 365, 356 के साथ पढ़ा जाता है। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तब भी आर्टिकल 356 की तरह ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है? क्योंकि अनुच्छेद 365 में क्या लगा हुआ है या क्या शामिल है कि अगर कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता है, अगर केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है एक तरह से देखो आर्टिकल 355 में क्या है आर्टिकल 356 में क्या है संवैधानिक 1 सेकंड आर्टिकल 355 में तो ये मेंशन है कि आर्टिकल 356 लगा सकता है, कौन? संघ, ठीक है? आर्टिकल 356 में क्या मेंशन है कि अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता गवर्नर को लगे, तो वो रिपोर्ट कर सकता है प्रेज़िडेंट को या प्रेज़िडेंट को स्वयं लगे, ठीक है? तो आर्टिकल 356 में संवैधानिक तंत्र की विफलता, जबकि 365 बात करता है कि राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में भी 356 लग सकता है, ये है यहाँ बात, ठीक है? दोनों सदन द्वारा अनुमोदन ये बिल्कुल सेम वही सिचुएशन है जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय है, कि अगर लोकसभा भंग है तो राज्यसभा से पारित होना चाहिए और अगर राज्यसभा से पारित हो जाता है तो जो नई लोकसभा है उसमें 30 दिनों के भीतर पारित या अनुमोदन होना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है? 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 कई बार स्लिप हो जाती है टंग ना ज़्यादा बोलने से। आदत नहीं है ना इतना ज़्यादा बोलने की। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अधीन भी कुछ चेंजेज़ हुए हैं। वो ये है कि 3 साल के बाद विस्तार के लिए, अगर 3 साल के बाद विस्तार चाहिए ना, अधिकतम अवधि क्या है राष्ट्रपति शासन को चलाने की? 3 साल तक, ठीक है? तो ये 2 स्थितियाँ जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी बताई कि चुनाव आयोग कह दे या तो कि चुनाव संभव नहीं है या राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण भारत या उसी राज्य भाग में हो, तो भी ऐसी स्थिति में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। और ये कब चेंज हुआ? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में, ठीक है? 3 साल के बाद भी विस्तार हो सकता है। तो 3 साल के बाद विस्तार के लिए संविधान संशोधन लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे ही नहीं, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो संविधान संशोधन से बचती है केंद्र सरकार, तो 3 साल से ज़्यादा वो लगाती भी नहीं है। अभी तक ऐसा कोई मतलब कोई एग्ज़ाम्पल दिखता भी नहीं है कि 3 साल के बाद तक भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ हो किसी भी राज्य में। अब आपको ध्यान रखना है कि सॉरी ये पंजाब का केस मैं भूल गई। पंजाब में जब उग्रवाद की स्थिति थी, आपको पता ही है 1990s में, ठीक है? काफ़ी अ, पंजाब में बुरी स्थितियाँ थी, खालिस्तान की माँग थी और भी कई चीज़ थी। वैसे तो 1980s से शुरू हो गई थी ये, जब इंदिरा गांधी का जो आपको पता है इंदिरा गांधी के टाइम से ही राइट्स शुरू हो गए थे पंजाब में। उसके बाद काफ़ी बुरी हालत हो गई थी पंजाब की, तो 67वां और 68वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है? वो 3 साल के बाद तक वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ठीक है? तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये 2 संविधान संशोधन किए गए थे। तो आपको ध्यान रखना है, ये अपवाद है भाई, ये मैं बताना भूल गई। इसके अलावा कोई दूसरा और एग्ज़ाम्पल नहीं है, सिर्फ़ पंजाब का एग्ज़ाम्पल है। तो पंजाब में ही 3 साल के बाद तक भी विस्तार किया गया राष्ट्रपति शासन का, अदरवाइज़ किसी भी स्टेट में ये सिचुएशन नहीं आई। ओके, अब है राष्ट्रपति शासन के प्रभाव क्या है? सबसे बड़ा प्रभाव तो है सारे जो काम है वो राज्यपाल के पास आ जाएँगे, ठीक है? मुख्य सचिव और जो नियुक्त सलाहकार है जो कि प्रेज़िडेंट के द्वारा है या गवर्नर के द्वारा भी है लेकिन प्रेज़िडेंट का अप्रूवल है, उनकी सहायता से वो प्रशासन करेंगे, ठीक है? यानी कि भंग कर देंगे राज्य विधानमंडल को या निलंबित कर दिया जाएगा और संसद को कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल 357 के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है? तो संसद कानून बना सकती है अब राज्य विधानमंडल के लिए। वित्तीय नियंत्रण है और जो राज्य की समेकित निधि है, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड जो है स्टेट का, उस पर प्रेज़िडेंट का अधिकार हो जाएगा। तो प्रेज़िडेंट ही उस व्यय को क्या करेंगे रजिस्टर करेंगे और अप्रूवल देंगे, ठीक है? और संसद अनुमोदित करेगी उस अप्रूवल को, ठीक है? उसके बाद मूल अधिकारों पर कोई रोक नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। मूल अधिकारों का या जो राज्य की जनता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं है। प्रभाव कहाँ पर है? विधानमंडल पर। विधानमंडल के सारे जो कार्य है, जो प्रशासन का अधिकार है, वो प्रेज़िडेंट के पास पहुँच जाएगा। जबकि वहाँ की जनता को कुछ इसमें सफ़र नहीं करना पड़ेगा। बस जनता को ये सफ़र करना पड़ेगा कि उन्होंने जो चुनी थी सरकार, उनके थ्रू प्रशासित ना होकर वो केंद्र सरकार के थ्रू प्रशासित हो रहे हैं, ठीक है? विधेयक, बजट, अध्यादेश प्रेज़िडेंट का कंट्रोल होगा इन सारी चीज़ों पर और ये पार्लियामेंट की हेल्प से करेंगे। अभी तक 125 से अधिक बार प्रेज़िडेंट रूल लग चुका है देश भर में, ठीक है? 125 से अधिक बार और हालाँकि ये पंजाब में सबसे ज़्यादा और यूपी में, ठीक है? आपको ध्यान रखना है, ये दोनों स्टेट इनमें सबसे ज़्यादा प्रेज़िडेंट रूल्स लगे हुए हैं। हालाँकि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आप लिख रहे हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बी आर अम्बेडकर थे, जिन्होंने ड्राफ्ट किया था हमारे संविधान को, उन्होंने कहा था ये अंतिम उपाय होना चाहिए।
प्रेसिडेंट रूल लगाना किसी भी राज्य पर, क्योंकि राज्य की स्वायत्ता जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो राज्यों में असंतोष की भावना पनप सकती है। तो इसीलिए वो बहुत वेल अवेयर थे, क्योंकि उन्होंने इतने सारे देशों का संविधान भी पढ़ा था और वो एक स्कॉलर थे, आपको पता ही है। तो बी आर अम्बेडकर को ये अंदेशा था कि इससे राज्य की जो एकता है, उस पे क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाएगा। तो संघात्मक वे में जो हम अपना संविधान बना रहे हैं, उस पर भी एक चोट लगेगी। तो इसलिए उन्होंने कहा, अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि राष्ट्रीय स्तर पर सॉरी राज्य स्तर पर अगर प्रशासन सही से ना चल रहा हो, संवैधानिक विफलता आ जाए, तो उसमें कोशिश करनी चाहिए केंद्र सरकार को कि दोबारा से जल्दी चुनाव किया जाए। और परेशान करने के लिए या अलग पार्टी की सरकार वहाँ पर है, तो सिर्फ़ अपने पॉलिटिक्स चलाने के लिए, पॉलिटिक्स बाज़ी करने के लिए या अपने पर्सनल ध्येय को कंप्लीट या पूरा करने के लिए इस तरह की चीज़ें या इस तरह के जो वेपन्स हैं, वो उनका यूज़ ना किया जाए पॉलिटिशियंस के द्वारा। तो इसलिए वो कहते हैं कि अंतिम उपाय होना चाहिए राष्ट्रपति शासन को लगाने का, ठीक है? अब बात करते हैं आर्टिकल 357 की। आर्टिकल 357 जो विधायी शक्तियाँ जो है राज्य की, उनका जो उपयोग है संसद द्वारा होगा या प्रेसिडेंट के द्वारा, जो नामित व्यक्ति है उसके द्वारा, यानी कि मुख्य सचिव या कोई भी अन्य व्यक्ति हो सकते हैं जो प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किए हैं, ठीक है? तो उनके द्वारा ही विधायी शक्तियों का उपयोग, जो राज्य की विधायी शक्ति है उनका उपयोग किया जाएगा। ये आर्टिकल 357 अधिकार देता है प्रेसिडेंट को, ठीक है? संचित निधि पर अधिकार होगा, ठीक है? तो विधायी और वित्त पर जो है वो अधिकार देता है आर्टिकल 357। आपातकाल समाप्त होने पर 1 साल बाद तक तो वही रहेगी वैधता, यानी कि जो कानून संसद ने बनाए हैं। लेकिन 1 साल के बाद अगर राज्य सरकार चाहे उसको बदलना, तो बदल सकती है, ठीक है? नहीं तो ऑटोमैटिकली वो खत्म हो जाएँगे। अगर राज्य सरकार चाहे तो उसको वो करने के लिए दोबारा से अनुमोदित करेगी उन्हीं कानूनों को, तभी वो चलेंगे। अदरवाइज़ वो ऑटोमैटिकली उनकी जो कानूनी वैधता है वो समाप्त हो जाएगी, जो संसद ने अप्रूव किया था उस संदर्भित राज्य के लिए, जहाँ पर कि राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ठीक है? तो ये आर्टिकल 357 के बारे में आपको 3 चीज़ याद रखनी है कि विधायी शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ प्रेसिडेंट के थ्रू ही या प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट व्यक्ति द्वारा ही उपयोग की जाएगी। और तीसरी जो बात है वो इसमें लिखी हुई है कि आपातकाल जो समाप्त हो जाएगा उसके 1 साल बाद तक, ठीक है? आपातकाल समाप्त होने की जो घोषणा है उसके 1 साल बाद तक कानूनी वैधता रहेगी, जो संसद ने कानून पास किए हैं उस राज्य के लिए। 1 साल के बाद वो अपने आप ही समाप्त हो जाएँगे। वो अलग बात है कि राज्य उसको रखना चाहता है, उस कानून को राज्य विधानमंडल को पसंद आ रहा है, तो वो दोबारा से उसको पास कराएँगे, ठीक है? फिर बात आती है आर्टिकल 358 की। आर्टिकल 358 बात करता है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 की जो 6 मौलिक अधिकार है, उनको स्वतः निलंबित करने के प्रावधान के बारे में। ये हमने पढ़ ही लिया था कि आर्टिकल 358 में मेंशन है, अनुच्छेद 19 के जो 6 फंडामेंटल राइट्स उसके अंदर मेंशन्ड है, वो अपने आप ही निलंबित हो जाएँगे। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होगा, वैसे ऑटोमैटिकली 358 लग जाएगा और लगते ही अनुच्छेद 19 में जो भी मौलिक अधिकार है, वो अपने आप निलंबित हो जाएँगे। अलग से आदेश देने की आवश्यकता नहीं है प्रेसिडेंट को, ठीक है? और जैसे ही आपातकाल खत्म होगा, ये अपने आप ही जीवित हो जाएगा अनुच्छेद 19, ठीक है? केवल विशिष्ट आपातकाल पर ही युद्ध व बाह्य आक्रमण के समय ये अनुच्छेद 19 निलंबित होगा, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में नहीं होगा। इसका मतलब ये है, विशिष्ट आपातकाल का मतलब है, भई अनुच्छेद 19 देखो 3 तरह का स्थिति में आपातकाल लग रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल, 3 तरह की स्थिति में, ठीक है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, ठीक है? बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, जो कि अब है सशस्त्र विद्रोह, ठीक है? तो इन्हीं सिचुएशंस में क्या लग रहा है? राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है। तो जो अनुच्छेद 19 के अंदर 6 मौलिक अधिकार है, उनका जो निलंबन है वो इन दोनों स्थितियों में ही होगा लुप्त, ठीक है? या निलंबन, अनुच्छेद 19 को निलंबन करना है, तो युद्ध या बाह्य आक्रमण हो गया है, तभी ऑटोमैटिकली वो निलंबित होंगे। अगर आंतरिक अशांति यानी कि सशस्त्र विद्रोह जो हुआ है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल जैसे कि हमारे 1975 में लगा है, उस तरह का आपातकाल लगता है, तो अनुच्छेद 19 नहीं होगा निलंबित ऑटोमैटिकली अपने आप। अपने आप नहीं होगा, फिर वो करना पड़ेगा, ठीक है? फिर वो आर्टिकल 359 के थ्रू करना पड़ेगा। किसको? प्रेसिडेंट को, ठीक है? अदरवाइज़ नहीं होगा अपने आप। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है बड़ा डिफरेंस है, ठीक है? जो आपने नहीं पढ़ा होगा। तो अगर ये क्वेश्चन फँस गया, तो अगर आपको आता है तो आप मतलब आप पॉजिटिव साइड में हो जाओगे ना, आपको फ़ायदा हो जाएगा। फिर आर्टिकल 359 ये भी हमने बात की कि जो बाकी के जो एफआर बच जाते हैं, आर्टिकल 19 तो 358 से होगा, ठीक है? तो राष्ट्रीय आपातकाल में जब बाह्य और अ, युद्ध की स्थिति होगी, बाह्य आक्रमण और युद्ध की स्थिति होगी, उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट को आर्टिकल 359 के थ्रू घोषणा करनी पड़ेगी, बाकी के एफआर को निलंबित करने के लिए, ठीक है? हालाँकि इस सिचुएशन में भी अनुच्छेद 20 और 21 नहीं निलंबित होगा। और अगर राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति आ जाती है, जिसमें कि सशस्त्र विद्रोह है, तो उस स्थिति में भी प्रेसिडेंट को आर्टिकल 359 जो है वो लागू करना पड़ेगा और
प्रेज़िडेंट मेंशन करेंगे कौन-कौन से एफआर जो है, वो इस आर्टिकल के थ्रू वो निलंबित करना चाहते हैं, ठीक है? अधिकारों का निलंबन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अधिकारों का निलंबन नहीं होता, बल्कि उन्हें लागू करने की क्षमता का निलंबन होता है। ये लाइन याद रखनी है आपको। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी-अभी आपको बताया ना, उन अधिकारों का निलंबन हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कहने का? उसका मतलब ये है कि उन अधिकारों का निलंबन नहीं होता, बल्कि मैंने कल भी बताई थी ये बात, लागू करने की जो क्षमता है, यानी कि कोई व्यक्ति है, भाई सबका तो होगा नहीं, सब जी रहे हैं, तो कोई डरने की तो बात है नहीं कि आपातकाल लग गया, तो अब हमारा आर्टिकल 14 नहीं है, हमें कानून के समक्ष समानता नहीं है। कानून के समक्ष समानता नहीं है भाई। ठीक है? तो वो डर गया कि मैं अब आर्टिकल 14 को लेने के लिए जाऊँगा ही नहीं। मैं मेरा एफआर तो क्योंकि निलंबित हो चुका है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, 14 कानून के समक्ष समानता आपको मिल रही है, आप जा रहे हो आपको मिल रही है, ठीक है? लेकिन अगर आपको नहीं मिल रही है किसी सिचुएशन में, तो आप न्यायालय के पास नहीं जा सकते कि भाई मेरी रिट लगाओ क्योंकि मुझे आर्टिकल 14 के तहत नहीं मिल रही है कानून के समक्ष समानता। ठीक है? आपको मिल रही होगी पहले से ही। लेकिन अगर नहीं मिल रही है तब आप न्यायालय के पास नहीं जा सकते। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है? इसी तरह सारे ही एफआर के बारे में बात है ये। फिर आर्टिकल 360, ये तो अब बहुत छोटा-सा आर्टिकल है, इसमें तो कुछ भी ध्यान नहीं रखना, आपको देखना है कि देश में जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है, तब लगाया जाता है 360 या 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगाते हैं प्रेज़िडेंट, ठीक है? यहाँ पर भी सारी चीज़ें वही होंगी जो वहाँ पर है कि प्रेज़िडेंट लगाते हैं, अनुमोदन 2 महीने के अंदर हो जाना चाहिए संसद के, ये भी लिखित में दिया जाना चाहिए, ठीक है? और ये लगाते कब है प्रेज़िडेंट? जब उनको लगता है कि वित्तीय अस्थिरता फैल गई है देश में, तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनके वेतन भत्तों से संदर्भित चेंजेज़ होते हैं, ठीक है? केंद्र को शक्ति मिल जाती है कि राज्य के जो वित्तीय औचित्य है, उनके सिद्धांत का पालन करने का निर्देश है, यानी कि वो जो खर्चे ज़्यादा कर रहा है राज्य, ठीक है? उन पर कंट्रोल करना या उनको निर्देश देना कि भाई खर्चे कम करो, ठीक है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि घर में जो घर का मुखिया है वो क्या करेगा, जब वित्तीय आपातकाल या जैसे कि मान लो कोरोना की स्थिति आ गई है, तो इनकम कम हो गई है, तो मुखिया क्या कहेगा, भई अपने खर्चे कम करो, ठीक है? जो तुम दिन-रात ज़ोमैटो से खाना मँगाते हो, वो कोई खाना नहीं मँगाएगा, ठीक है? अब सब एक ही साथ बैठ के खाना करेंगे, नाश्ता करेंगे, जिससे कि खाना खाने पर जो व्यय है वो कम हो जाए। जो कपड़े मँगाते हो ऑनलाइन वो बंद करो, ठीक है? तो ये सारे जो निर्देश वो मुखिया देंगे। इसी तरह से जो खर्चे हैं राज्यों के, उनको कंट्रोल करने के लिए एक तरह से शक्ति देता है आर्टिकल 360 केंद्र को, ठीक है? किसी भी वर्ग सरकारी कर्मचारियों यानी कि किसी भी वर्ग का कर्मचारी हो, चाहे वो ग्रुप ए हो, ग्रुप बी हो, ग्रुप सी और ग्रुप डी हो, लेकिन अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो उनके वेतन भत्ते, उनमें कमी के जो निर्देश हैं, वो दे सकते हैं केंद्र सरकार, ठीक है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी जो न्यायाधीश हैं या न्यायालय, उन पर भी, उनके कर्मचारियों पर भी, ठीक है? राज्य विधानमंडल में धन विधेयकों को प्रेज़िडेंट की मंजूरी के लिए आरक्षित रखना पड़ सकता है। तो जो धन विधेयक है, जो राज्य विधानमंडल में पेश किए गए हैं, तो उनको प्रेज़िडेंट की मंजूरी के लिए पहले भेजा जाएगा। अगर प्रेज़िडेंट को लगेगा हाँ, ये खर्च जो धन विधेयकों में इन्होंने जोड़ा है या शामिल किया है अ, उनको उनमें कोई चेंज लाना है तो भी प्रेज़िडेंट मंज़ूर मतलब या सिफ़ारिश देंगे और अगर प्रेज़िडेंट ने मंज़ूर कर दिया तभी वो पेश किए जाएँगे विधानमंडलों में। ठीक है? तो प्रेज़िडेंट की मंजूरी के लिए आरक्षित रखने के लिए गवर्नर को कहा जा सकता है। ठीक है? अभी तक यह आपातकाल या आपात स्थिति नहीं आई है कि कहीं पर भी वित्तीय आपातकाल लगाओ, ठीक है? ना तो किसी राज्य पर, वैसे राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है यहाँ पे, हमारे देश में ऐसा कभी भी अभी तक ये यानी कि आर्टिकल 360 नहीं लागू हुआ है, ठीक है? नहीं लगाया गया है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास यहीं तक, पार्ट 18 हो चुका है हमारा, कल हम करेंगे पार्ट 19, ठीक है? भाग 19। अब तो बिल्कुल हम लास्ट स्टेज में हैं, तो भाग 19, भाग 20, 21, 22 4 भाग बचे हैं और ये चारों एक ही क्लास में निपट जाएँगे, ठीक है? वैसे मैं कोशिश करूँगी भाग 19 और 20 एक साथ करा दूँ और फिर 21 और 22 एक साथ करा दूँ, ठीक है? तो 2 ही क्लास लगेगी। और अगर जब मैं पढ़ूँगी, अगर मुझे और भी लगे क्योंकि मेरा जो तरीका है ना स्लाइड बनाने का वो ये है कि मैं पीछे के क्वेश्चंस भी देखती हूँ। अगर मुझे लगता है कि और इसमें फैक्ट्स जोड़े जाने चाहिए इस पार्ट में या जिस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं अभी रिसेंट ईयर्स में, तो कहाँ से निकल के आ रहे हैं, तो वही पार्ट मैं इसमें एक्स्ट्रा जोड़ती हूँ। अदरवाइज़ आर्टिकल को मैं बहुत ही अ, टू द पॉइंट रखने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको आपने क्लासेस देखी होगी, आपको ये रियलाइज़ भी हो गया होगा कि टू द पॉइंट है, उससे जो इधर-उधर है मैं जाती नहीं हूँ, भटकती नहीं हूँ। आर्टिकल्स के बारे में ही मेरी क्लासेस रहती है क्योंकि मेरा पहले फ़ोकस है कि मैं आपको सारे आर्टिकल्स अच्छे से करा दूँ और फिर इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स जैसे बनते हैं, वो हम फिर संविधान को कंप्लीट करने के बाद करेंगे। जैसे कि कंपैरिज़न बनता है, हालाँकि मैंने कुछ कंपैरिज़न्स तो करा दिए, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कंपैरिज़न वो मैंने कराया था। फिर जो सीएजी है, सुप्रीम कोर्ट है के जो जजेज़ हैं, हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं, ठीक है? और इसके अलावा यूपीएससी है, एसपीएससी है, ठीक है? इनके आपस में जो भी कंपैरिज़न रहेंगे
या जो भी शक्तियाँ या जो पार्ट की शक्तियाँ या राज्यसभा और लोकसभा के बीच में कंपैरिज़न है, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन्स भी बनते हैं क्योंकि तो ये जो सारी चीज़ें हैं या जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है? जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं अम, इसके अलावा जितने भी आयोग बने हैं, ठीक है? जितनी भी कमिटीज़ बनी हैं, समितियाँ बनी हैं, तो वो सारी जो क्लासेज़ है वो इसके जस्ट बाद ही मैं शुरू कर दूँगी। फिर उसके बाद हम करेंगे जो करंट चीज़ें हैं, ठीक है? जो करंट अफ़ेयर्स है, वैसे मैं इनके साथ जो चेयरपर्सन्स हैं या जो नंबर्स जुड़े हैं, जो करंटली जो नई चीज़ें इनके साथ जुड़ी है, वो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अपडेट रखूँ मैं। तो आपने देखा भी होगा कि जैसे हम सीएजी कर रहे हैं, तो जो अभी हमारी जो सीएजी है, वो उसमें मेंशन किया है मैंने। इसके अलावा मैं ये जैसे संविधान खत्म होता है, उसके बाद लिस्ट भी आपको बता दूँगी, शुरू से लेकर आखिर तक सारे भी जो इंस्टीट्यूशंस या आयोग जो रहे हैं, उनमें कौन-कौन से फर्स्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो मैंने कराए थे, ठीक है? तो हाई कोर्ट्स कब बने हैं मेन-मेन वो भी मैंने करा दिए थे। इसके अलावा ये जो यूपीएससी है, यूपीएससी के जो चेयरपर्सन है, रिसेंट के तो बता दिए थे लेकिन स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कई बार वो क्वेश्चन्स पे आ जाते हैं, वो लिस्ट भी मैं दे दूँगी आपको। इसके अलावा जो सीएजीज़ रहे हैं उनकी लिस्ट, हालाँकि ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी कई बच्चों को ना चुल मची रहती है कि ये चीज़ नहीं पढ़ी, वो चीज़ नहीं पढ़ी। तो अगर आपको एक्स्ट्रा वो करना है, तो आप मुझे और भी बोल सकते हैं। देखो मैं कराने को वो भी करा दूँगी, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, लिस्ट ही तो मुझे पढ़ानी है। लेकिन मेरा ध्येय ये है कि मैं जो आपको अपनी मर्ज़ी से प्रोवाइड करा रही हूँ ना, वो टू द पॉइंट है, टू द पॉइंट है। आप इधर-उधर ज़्यादा पढ़ते हो, ज़्यादा भटकते हो, आपका टाइम वेस्ट होता है और कुछ भी नहीं होता, आपको ध्यान भी नहीं रहते वो नाम। आप कई बार अटक जाता है एक आधा नाम, वो एक अलग बात है, तुक्का भी लग जाता है, वो भी एक अलग बात है। लेकिन जो जिस तरह से क्वेश्चन्स आते हैं ना, तो आप प्लीज़ मुझ पर रिलाय कर सकते हो क्योंकि मैंने अ, कई तरह के क्वेश्चन्स या सॉरी कई तरह के एग्ज़ाम्स जो क्लियर किए हैं, तो आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रही हूँ ना, इसी तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रह सकती हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चन्स यहाँ पे मिल जाएँगे, लेकिन 100 में से 80% या 80% प्लस आपको यहाँ से आप पढ़ोगे तो आपको एक तो याद रहेगा। सबसे बड़ी बात है याद नहीं रहता है ना, मैं पढ़ तो हम बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान नहीं रहता। जब हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठते हैं, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आप जितना कम पढ़ोगे और बार-बार में पढ़ोगे, उतना ही अच्छा है। और मेरा जो ध्येय है, वो ये है कि आपको कम पढ़ाया जाए, लेकिन इस तरह से पढ़ाया जाए कि आपको लगे कम लेकिन आपको मैक्सिमम पढ़ा दिया जाए, ठीक है? तो इसीलिए ये जितनी भी क्लासेज़ हैं ना पॉलिटी से रिलेटेड ये टू द पॉइंट है। आप इससे कहीं पर भी कोई भी बुक पढ़ोगे तो इससे ज़्यादा क्रक्स वे में नहीं पढ़ पाओगे। तो आप प्लीज़ आप पढ़िए, कोशिश कीजिए यहाँ से और इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड फ़िलहाल क्योंकि हम अभी तक यहीं पहुँचे हैं, हालाँकि मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो अदर सब्जेक्ट्स की तरफ भी होगा। क्योंकि अभी हम इंडियन पॉलिटी ही ख़त्म करने पर हैं तो उसके बाद वो चीज़ें हम शुरू करेंगे, ठीक है? कोई भी अन्य सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री हो सकता है वो या ज्योग्राफी हो सकता है या हो सकता है कि मैं करंट को पहले पकड़ूँ, ठीक है? तो ख़ैर वो तो बाद की बात है। पर जितना मैं पढ़ा रही हूँ ना, अगर आपको उतने में कोई परेशानी हो, वो मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। आपको इसी पर ही रिलाय करना चाहिए। आप इंडियन पॉलिटी जितनी मैंने पढ़ाई है अभी तक, उस पर रिलाय करके कोई मॉक देकर देखो आप, तो आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। इसको 3-4 बार रिवाइज़ करके इन सारी क्लासेस को देखकर और उसके बाद कोई मॉक टेस्ट देकर देखो इंडियन पॉलिटी का। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रेलेवेंट स्टफ आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय, टेक केयर।